A very good morning to all of you, dear friends, dear students. आज का विषय है भारत नेपाल सीमा विवाद। यह आज का विषय संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस स्लाइड में मैंने ऊपर बाएं तरफ आप देखेंगे तो 4 एरोज बने हुए हैं। ऊपर का एरो एन मीन्स नॉर्थ मीन्स उत्तर को अंकित कराता है। उसके नीचे सबसे जस्ट नीचे का एरो साउथ दक्षिण को इंगित करता है। दाएं तरफ का एरो डब्लू वेस्ट मीन्स ईस्ट को इंगित करता है और बाईं तरफ का पश्चिम को इंगित करता है। एक मैप ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है नेपाल का। नेपाल भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, भारत के पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में, और इसके उत्तर में नेपाल बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत और नेपाल सीमा विवाद पर। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत नेपाल का सीमा विवाद क्या है। भारत नेपाल आजकल विभिन्न समाचार पत्रों में और मीडिया में काफ़ी प्रोएक्टिव है। अभी बहुत सारे नेपाली सरकार की तरफ से बयान आए हैं, नेपाली मीडिया की तरफ से बयान आए हैं। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं अकॉर्डिंग नेपाल कि भारत ने नेपाल के कई क्षेत्रों पर भारत का अवैध कब्जा है, सीमा विवाद है। इस संदर्भ में हम आज इस पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम व्हाट इज़ इंडिया नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। भारत नेपाल सीमा विवाद आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राष्ट्र है। नेपाल इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नेपाल इज़ अ लैंडलॉक्ड बफर कंट्री। नेपाल एक लैंडलॉक मीन्स ज़मीन से घिरा हुआ बफर राष्ट्र है। बफर राष्ट्र का तात्पर्य होता है, बफर राष्ट्र वह राष्ट्र है जो दो बड़े देशों के बीच का एक छोटा सा देश होता है। तो नेपाल एक बफर राष्ट्र है क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच का एक छोटा सा राष्ट्र है। नेपाल इज़ अ फ्रेंड नेशन ऑफ इंडिया। भारत का नेपाल मित्र राष्ट्र है। नेपाल की संस्कृति और सभ्यता, नेपाल की विरासत भारत से बहुत ही नज़दीक रही है। नेपाल से भारत ओपन बॉर्डर कई वर्षों से साझा करता रहा है। नेपाल और भारत का जो आज का सीमा विवाद है, जो भी चर्चा में है, इस विषय में हम आगे आते हैं। भारत और नेपाल कि नेपाल 3 तरफ से तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है, इसलिए भारत और नेपाल का एक आवश्यक हो सकता है कि भारत और नेपाल का सीमा विवाद है। भारत और नेपाल के 3 मुख्य सीमा विवाद हैं। पहला है कालापानी क्षेत्र, कालापानी टेरिटरी। दूसरा है कुथी वैली, कुथी घाटी, और तीसरा है सुस्ता क्षेत्र या सुस्ता टेरिटरी। वास्तव में भारत किसी भी 2 राष्ट्र की सीमाओं का निर्धारण किसी न किसी संधि से या किसी न किसी लाइन के जरिए होता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दक्षेश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है।
एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व का यह क्षेत्र जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इस उत्तर पूर्व महाद्वीप का भारत एक सबसे बड़ा और समृद्ध राष्ट्र है, जिसे हम इस वजह से हम इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते भी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े राष्ट्र होने के नाते भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है। भारत और नेपाल के जो सीमा का निर्धारण सुगौली की संधि से होता है। सुगौली की संधि 3 मार्च 1816 को ब्रिटिश भारत और नेपाल राज तंत्र के बीच में हुई थी। भारत और नेपाल दोनों सुगौली की संधि को स्वीकार करते हैं, जैसा कि उनके बयानों से भी स्पष्ट है। दोनों राष्ट्र सुगौली की संधि को ही स्वीकार करते हैं और सुगौली के द्वारा निर्धारित सीमाओं को ही अपनी सीमाएं मानते हैं। जब दोनों राष्ट्र सुगौली की संधि को स्वीकार करते हैं तो फिर यह सीमा विवाद क्यों है, इसका एक प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि भारत और नेपाल के बीच का जो वर्तमान में सीमा विवाद है, वह सीमा विवाद नेपाल के पश्चिम क्षेत्र का सीमा विवाद है, जिसे हम काला पानी टेरिटरी भी कहते हैं। इसका कारण है सुगौली की संधि कहती है कि काली नदी के पश्चिम में भारत है और काली नदी के पूर्व में नेपाल है। यानी नेपाल के पश्चिम में की सीमा जो है वो काली नदी है। चूँकि इस संधि का में कोई स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए मैप नहीं अवेलेबल है, सिर्फ उस संधि में लिखा है कि काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत का है और पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है। विवाद का विषय यह है कि काली नदी, जिसे उत्तराखंड में लोग शारदा नदी के नाम से जानते हैं, भारत के एक राज्य उत्तराखंड के लोग शारदा नदी के नाम से जानते हैं, उस काली नदी 3 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है और उन 3 छोटी छोटी नदियों का उद्गम स्थान है। उन 3 छोटी छोटी जो नदियां हैं उनका 3 उद्गम स्थान है। वह 3 उद्गम स्थान हैं लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपू लेक। वर्तमान में लेपू लेक के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है और पश्चिम का पूरा क्षेत्र भारत का है। जो वर्तमान स्थिति है, इंडियन ITBP, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, इंडियन तिब्बत पुलिस वर्तमान में अपने क्षेत्र पर स्थित है। 3 ओरिजिन के क्षेत्र हैं काला पानी टेरिटरी के। पहला है लिम्पियाधुरा, दूसरा है लेपू लेक और तीसरा है काला पानी। क्योंकि दोनों राष्ट्र सुगौली की संधि को स्वीकार करते हैं, परंतु समस्या है उस सुगौली की संधि को अपने आधार पर व्याख्या करते हैं। इस विवाद का प्रारंभ कब हुआ, यह भी एक प्रश्न है। तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, इस विवाद का प्रारंभ
हुआ जब भारत ने उत कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई सड़क का निर्माण करना प्रारंभ किया। चूँकि हम जानते हैं वर्तमान रास्ता नाथुला दर्रा सिक्किम के रास्ते होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, जो कि दुर्गम है और बड़ी भी है। तो भारत ने सोचा, भारत ने एक नया रास्ता बनाना प्रारंभ किया, जो कि उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा होगी। और यह रास्ता काला पानी से होकर जाता है। चूँकि काला पानी तक अभी भी भारत द्वारा पहले से निर्मित सड़क है, यानी काला पानी हमारी पोस्ट है आईटीबीपी की। काला पानी तक अभी वर्तमान में रास्ता है और उस रास्ते को भारत उस रास्ते को आगे बढ़ाकर कैलाश मानसरोवर तक ले जाएगा ताकि यात्रा सुगम तरीके से हो सके। इसके अतिरिक्त कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। यदि कभी चीन से युद्ध होता है, अगर कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो उस समय भारतीय फौजों को साजो सामान भेजने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता होगी। इसलिए यह सामरिक रूप से महत्व का क्षेत्र है। जैसा कि स्लाइड में मैंने दिखाया है, लेपू लेक दाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ है सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल, पूर्वी हिस्सा है दाएं तरफ पूर्व। फिर लेपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा और फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड। लिम्पियाधुरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का जिला है जो कि भारत में है। लेपू लेक वर्तमान स्थिति है, लेपू लेक बॉर्डर है। लेपू लेक के पूर्वी भाग में सुंदर पश्चिम प्रदेश नेपाल है और अभी वर्तमान स्थिति में लेपू लेक के पूर्व पश्चिम का संपूर्ण भाग काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत के नियंत्रण में है। सीमा विवाद पर चलते हैं। अकॉर्डिंग इंडिया, भारत के अनुसार काला पानी नदी, काली नदी लेपू लेक से निकलती है, इसलिए लेपू लेक बॉर्डर है भारत और नेपाल का। और इसके पूर्व का संपूर्ण क्षेत्र, इसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है और पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र भारत का है। नेपाल कहता है, नेपाल के अनुसार काला पानी नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पियाधुरा बॉर्डर है और लिम्पियाधुरा का पश्चिमी संपूर्ण भाग भारत का है। वर्तमान स्थिति है कि काला पानी भारत के नियंत्रण में है। काला पानी पर भारतीय इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवान हैं, जो भारत चीन युद्ध 1962 से वहाँ पर मौजूद है। नेपाल के अनुसार भारत ने लिम्पियाधुरा, लेपू लेक और काला पानी पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इसके अतिरिक्त नेपाल के विभिन्न हिस्सों पर भी, विभिन्न क्षेत्रों पर भी भारत के कब्जे हैं। अब हम आते हैं इसके पहले की हिस्ट्री पे। चूँकि नेपाल भारत में मुग़ल सल्तनत के पतन के पश्चात, जब भारत के राजा महाराजा आंतरिक युद्धों में उलझे हुए थे, तो नेपाल के तत्कालीन राजा पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल के गोरखा सैनिकों ने अपना सीमा विस्तार प्रारंभ किया और नेपाल की सीमा से बहुत आगे जाकर सिक्किम के कुछ हिस्सों, सिक्किम तक कब्जा कर लिया और साथ ही साथ नीचे के तराई क्षेत्र जो कि अवध का हिस्सा थी को भी कब्जा कर लिया।
फिर आगे बढ़कर कुमाऊं, फिर गढ़वाल, अर्थात वर्तमान में जो उत्तराखंड स्टेट हमारा है उसको भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट कुमाऊं और गढ़वाल से मिलकर बना है। अर्थात अगर हम ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं तो उस समय की, तो यह ग्रेटर नेपाल की जो सीमा हुई वह हुई पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में तीस्ता नदी। पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच का समस्त क्षेत्र नेपाल ने कब्जा कर लिया और एक ग्रेटर नेपाल का निर्माण किया। भारत में परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सारी चीज़ें गई और भारत में ब्रिटिश राज हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि दिल्ली, उत्तर भारत के विभिन्न मैदानी क्षेत्र, दिल्ली और कलकत्ता के बीच के बहुत सारे मैदानी क्षेत्र को नेपाल ने कब्जा कर लिया है। तो नेपाल के विरुद्ध ब्रिटिश हुकूमत ने युद्ध की घोषणा कर दी, जिस युद्ध को बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, इंडो नेपाल वार, एंग्लो नेपालीज वार। यह युद्ध 1814 में प्रारंभ हुआ और 1816 में सुगौली की संधि के पश्चात समाप्त हुआ। ब्रिटिश फौजियों से गोरखा बहुत बहादुरी से लड़े, परंतु अंग्रेजों से पराजित हुए और अंग्रेजों से नेपाल को एक संधि करनी पड़ी और इस तरह से नेपाल का 12 वर्ष का कब्जा समाप्त हुआ और नेपालियों ने, नेपाल के राजतंत्र ने अंग्रेजों से एक संधि की जिसका नाम हुआ सुगौली की संधि। क्योंकि सुगौली क्या है, अब यहाँ प्रश्न उठता है सुगौली की संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि सुगौली इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सुगौली इज द प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट चंपारण ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले में एक जगह का नाम है सुगौली, और चूंकि संधि सुगौली में हुई इसलिए इस संधि को सुगौली की संधि कहते हैं। वास्तव में यह सुगौली की संधि 2 मार्च 1815 को ही साइन कर ली गई थी और यह 4 मार्च 1816 को अस्तित्व में आई और इस संधि पर इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राट्सा ने साइन किया और इस ट्रीटी पर नेपाल की राजा की तरफ से नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्रा की उपस्थिति में नेपाल के राजा की प्रतिनिधि के तौर पर चंद्रशेखर उपाध्याय ने साइन किया और इस संधि के रेटिफायर थे गवर्नर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार थे। नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्नलिखित सभी प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है पहला, काला पानी और राप्ती नदी के बीच का समस्त तराई क्षेत्र। दूसरा, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच का संपूर्ण तराई क्षेत्र। गंडकी और कोसी का संपूर्ण तराई क्षेत्र जो ब्रिटिश कब्जे में आ चुका था। मेची और तीस्ता नदी का संपूर्ण तराई क्षेत्र। मेची नदी के पूर्व के भीतर प्रदेशों का संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र। साथ ही पूर्वोक्त क्षेत्र गोरखा सैनिक द्वारा इस समझौते के तिथि से 40 दिन के भीतर खाली किया जाएगा। नेपाल की राजा
वारिस काली नदी के पश्चिम स्थित सभी देशों पर अपने दावे का परित्याग करेंगे। नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे में कोई गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। ब्रिटिश सरकार के अनुमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी या अन्य यूरोपीय नागरिक की नियुक्ति अपने यहाँ नहीं करेंगे। इस प्रकार की संधि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेपाल के राजा की हुई, जिस संधि को हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संधि के विषय में भी कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा ग्रुप है। उनके अनुसार नेपाल के तत्कालीन राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह द्वारा अनुमोदित संधि का अभिलेख का निर्णायक रूप प्राप्त नहीं है। इस आधार पर वे लोग ग्रेटर नेपाल की वापस करने की मांग करते हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण, इस संधि की वैधता को चुनौती देते हैं, वो उसमें तर्क देते हैं। चूँकि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पास किया था, जिसमें दो राष्ट्रों का उद्गम हुआ, भारत और नेपाल का। और उसी संधि का उस एक्ट का आर्टिकल 7 कहता है कि हिज मजेस्टी द aforementioned Article 7 of this Act provides that with the lapse of His Majesty's over the Indian states, all treaties, agreement, obligation, grants, uses and sufferances will be lapsed. तो नेपाल के एक छोटा सा समूह यह मांग करता है कि जब 1947 के एक्ट से ब्रिटिश द्वारा सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे इंडियन स्टेट और उनकी आल ट्रीटी, सभी समझौते रद्द हो गए, उस बेस पे हमारा समझौता भी लैप्स हो गया और हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा जो समझौता हुआ था, सुगौली की संधि, उसको रद्द करके हमें हमारा ग्रेटर नेपाल वापस दिया जाए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में भारत और नेपाल दोनों राष्ट्र इस संधि को स्वीकार करते हैं और इस संधि के अनुसार अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि अभी हमने स्पष्ट किया कि अब जो ग्रेटर नेपाल की जो सीमाएं थी सतलुज नदी से तीस्ता नदी तक, अब वो सुगौली की संधि से कहाँ से कहाँ हो गई? काली नदी से लेकर मेची नदी तक, काली नदी से लेकर मेची नदी तक। जब हम बात करते हैं काली नदी से लेकर मेची नदी तक, तो काली नदी का उद्गम स्थान हमने बताया 3 है, लिम्पियुधुरा, काला पानी और लेपू लेक। लेपू लेक की अर्थात अगर हम लेपू लेक को उद्गम स्थान मानते हैं भारत के अनुसार, तो लेपू लेक के पूर्व का हिस्सा, लेपू लेक के पूर्व का हिस्सा, लेपू लेक के पूर्व का हिस्सा और मेची नदी के पश्चिम के बीच का क्षेत्र नेपाल का हो गया। और इसके दक्षिण में त्रिवेणी बांध, जो कि चंपारण जिला बिहार में स्थित है, त्रिवेणी बांध इसकी दक्षिणी सीमा हो गई। पश्चिमी सीमा नेपाल की मेची नदी हो गई और नेपाल की दक्षिणी सीमा त्रिवेणी बांध हो गया दक्षिणी सीमा। नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी हो गई और नेपाल की पूर्वी सीमा मेची नदी हो गई।
मेची नदी जो कि नेपाल से निकलती है, और यह नदी किशनगंज बिहार का एक ज़िला है। किशनगंज बिहार में महानंदा नदी में जाकर मिल जाती है यह मेची नदी। यह इसकी सीमा है, इसकी पूर्वी सीमा है नेपाल की। और पश्चिमी सीमा कौन सी? पश्चिमी सीमा है काली नदी। अर्थात नेपाल क्या हुआ? काली नदी और मेची नदी के बीच में स्थित राष्ट्र है वर्तमान स्थिति में, जिसके दक्षिण में भारत का त्रिवेणी बांध है और इसके उत्तर में चीन है। चीन और भूटान की सीमाएं लगती हैं। अब सुगौली की संधि हम ले जाना। सुगौली की संधि क्या है, विवाद क्या है, और दूसरा विवाद जो है उस पर हम आते हैं शॉर्ट डिस्कशन ऑन टॉपिक पे। तो कुछ पहला विवाद था काला पानी टेरिटरी का। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट विवाद है, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑन सुस्ता, सुस्ता का विवाद। अब हम बात करते हैं सुस्ता। आखिर सुस्ता विवाद में सुस्ता क्या है? तो सुस्ता टेरिटरी इज एन एरिया अंडर टेरिटरी डिस्प्यूट करंटली इन त्रिवेणी सुता लुम्बिनी जोन एंड इंडिया। सुस्ता एक क्षेत्र है जो कि विवादित है नेपाल के अनुसार। तो त्रिवेणी सुस्ता लुम्बिनी जोन नेपाल और निचलौल उत्तर प्रदेश भारत के बीच का क्षेत्र है। इस विवादित क्षेत्र का कुल क्षेत्र 14,000 हेक्टेयर है, जो कुल 140 वर्ग किलोमीटर 140 किलोमीटर स्क्वायर एंड 14,000 हेक्टेयर का एरिया है, और विच इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में है, जिसको नेपाल विवादित क्षेत्र मानता है। इस तरह से भारत और नेपाल के बीच कुल 54 स्थान पे नेपाल के अनुसार भारत नेपाल सीमा पे 54 स्थानों पर भारत का अतिक्रमण है और विवाद है। जैसे काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, सुस्ता क्षेत्र, मेची क्षेत्र, टनकपुर, संदकपुर, पशुपति नगर, हिलथोरी आदि स्थानों पर भारत और नेपाल का विवाद है। और ये कुछ कुल टोटल एरिया की बात करें तो ये कुल 60,000 हेक्टेयर का विवादित क्षेत्रफल है नेपाल के अनुसार। अब जब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, चूँकि इंडियन एक्ट के अनुसार नेपाल कहता है कि नेपाल इस सुगौली संधि के अगेंस्ट में जो तर्क देता है पहला, कि उस पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं मिलते राजा के, या राजा की स्वीकारोक्ति के अभिलेख प्राप्त नहीं होती कि राजा ने अनुमोदित किया, राजा विक्रम शाह ने। और दूसरा कहता है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको कि इंडिया की सारी टेरिटरीज को ब्रिटिश इंडिया के ज़माने की लैप्स हो गई, तो उस समय लैप्स हो गई। पर उस संदर्भ में चूँकि विवाद नहीं है भारत और नेपाल का, भारत और नेपाल दोनों सुगौली संधि को स्वीकार करते हैं और सुगौली की संधि से ही अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक शॉर्ट टर्म डिस्कशन में, गिफ्ट ऑफ लैंड टू नेपाल फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया फॉर हेल्पिंग ब्रिटिश बाई नेपाल इन 1857। 1857 में के विद्रोह को दबाने में नेपाल ने ब्रिटिश भारत की मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश इंडिया की तरफ से नेपाल को कुछ ज़मीनें, कुछ लैंड गिफ्ट किया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था। उस पर चर्चा करते हैं। नेपाल ने भारत के 1857 विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश इंडिया की जो मदद की, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत ने नेपाल को एक तराई क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा दिया,
या विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों ने की सहायता की एवज में, कहिए सहायता की एवज में अंग्रेज़ों ने लौटाया तराई क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन मिथिला ड्यू टू सुगौली एग्रीमेंट। सुगौली की संधि का मिथिला पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की मिथिला भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, और चूँकि प्रागैतिहासिक काल से मिथिला, हम रामायण काल की बात हमने सुना है, देखा है, बुक्स में पढ़ा है। मिथिला वाज द एंशियंट सिटी ऑफ लॉर्ड सीता। माता सीता का जनक मिथिला की रहने वाली थी। आज भी आप सुनते हैं जनकपुर धाम नेपाल में है। तो सुगौली की संधि का जो मिथिला पर प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, इस संधि से क्या हुआ कि मिथिला का जो बहुत बड़ा हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल को चला गया, नेपाल के अधिकार में चला गया। और इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला, पूर्वी तराई कहते हैं, और भारत में मिथिला, पूर्वी तराई या मिथिला कहते हैं, इसमें जनकपुर आदि क्षेत्र आते हैं। चूँकि जब ये क्षेत्र तराई का नेपाल में चला गया, तो वहाँ के जो लोग थे वो चूँकि इंडियन ओरिजिनेटेड लोग थे, तो उनको नेपाली, इंडियन ओरिजिनेटेड लोग या मधेसी कहकर संबोधित करते हैं, जो कि वहाँ का पूर्वी तराई क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950। 1950 भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि। सन 31 जुलाई सन 1950 को भारत और नेपाल के बीच एक और संधि साइन की गई, जिसका नाम था भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि। यह संधि काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई, और इस संधि में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेपाल मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारत के राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित की गई। इस संधि की कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं। इस संधि की पहली बात थी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात भारतीयों को नेपाल के तराई क्षेत्रों में जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया, और अदर थिंग्स रिक्वायर्ड द परमिशन ऑफ आरबीआई और रिजर्व बैंक की परमिशन की बात कही गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट शर्त थी ट्रीटी अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड गुड्स, लोगों का और वस्तुओं का अबाध आगमन आना जाना अलाउ किया गया, परमिशन दी गई बिटवीन टू नेशन, दो राष्ट्रों के बीच में, एंड क्लोज रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन ऑन मैटर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, और क्लोज रिलेशनशिप की बात की गई रक्षा और विदेश मामलों के बेस पे। क्योंकि 1950 की संधि का नेपाल में सन 2008 में सबसे पहली बार विरोध किया गया कम्युनिस्ट सरकार के प्रधानमंत्री, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहाल द्वारा, और चूँकि भारत विरोधी एक गतिविधि चलाई गई। सन 2014 में भारत और नेपाल इस संधि को पुनरीक्षण करने के लिए, रिव्यू करने के लिए तैयार हुए। 2014 में भारत और नेपाल ने भारत नेपाल शांति मित्रता संधि को रिव्यू करना और एडजस्ट द पीस और शांति स्थापित करने पर सहमत हो गए, और इस संदर्भ में भी रिव्यू कर रहे हैं। फिर बात हम करते हैं प्रेजेंट नेपाल गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेटमेंट की। नेपाल में वर्तमान में एनसीपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और यह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा चीन की विचारधारा से काफ़ी नज़दीक है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी
कि कुछ स्टेटमेंट अभी मीडिया में विगत दिनों में काफ़ी चर्चित थे। पहला स्टेटमेंट था इंडियन स्प्रेड कोविड-19 इन नेपाल। सेकंड स्टेटमेंट था इंडियन कोरोना वायरस इज मोर लिथल देन चाइनीज वायरस। अर्थात एक तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की बात की। इंडियन स्प्रेड्स कोविड-19 इन नेपाल, भारतीयों ने नेपाल में कोरोना फैलाया है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था इंडियन कोरोना इज मोर लिथल, लिथल मीन्स खतरनाक, भारतीय कोरोना ज़्यादा खतरनाक है इन कंपेरिजन ऑफ चीन, चीन के कंपेरिजन में भारत का कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए। अभी तत्कालीन समय में उनकी तरफ इस कोविड-19 के फाइट के लिए भारत ने नेपाल को फ्री ऑफ कास्ट 2 लाख टैबलेट 2 लाख टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरिन की और 2 लाख पैरासीटामॉल फ्री ऑफ कास्ट दिया, गिफ्ट स्वरूप दिया, उपहार स्वरूप, बिना किसी पैसे का फ्री ऑफ दिया, अपने मित्र राष्ट्र होने के नाते। जबकि अमेरिका, इजराइल और अन्य यूरोपीय देशों को भारत ने ये दवाएं बेची हैं, उनसे पैसे लेकर दिया, क्योंकि भारत हमेशा अपने मित्र राष्ट्रों की मदद करता है। अब हम आते हैं अभी प्रीवियस कुछ स्टेटमेंट पे नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था कि नेपाल की सेना अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। अभी नेपाल की संसद, नेपाली संघ, नेपाली कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, नेपाली कांग्रेस ने नए नक्शे को भी स्वीकृति के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था और उसको पास किया। तो ये सब नेपाल की कुछ कदम हैं जो इंगित करते हैं कि नेपाल चीन विचारधारा, नेपाल की सरकार जो तत्कालीन कम्युनिस्ट विचारधारा, चीनी विचारधारा से प्रभावित होकर भारत के विरुद्ध इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है। पहले तो भारत फ्यूचर, अब हम बात करते हैं फ्यूचर मूव ऑफ इंडिया कि पहले हम बात कर फ्यूचर मूव ऑफ इंडिया की ऑन दिस मैटर कि पहले हम बात करते हैं कि व्हाट चाइनीज़ थिंक अबाउट नेपाल, नेपाल के विषय में चीनी क्या सोचते हैं। नेपाल के चीन के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे माओ जेडान की पॉलिसी थी फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। माओ जेडान ने कहा था आप ये मत समझिए कि हम तिब्बत कब्जा करके चीन चुप हो जाएगा, तिब्बत केवल हथेली है, इसकी 5 अंगुलियां बाकी है। और ये 5 अंगुलियां कौन कौन सी हैं? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 भारत के अंग हैं, बाकी नेपाल और भूटान। इस नीति के तहत चीन भारत में को भड़काकर और इन छोटे छोटे देशों नेपाल और भूटान, नेपाल को लालच देकर नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इनको कब्जा करना चाहता है। जबकि हिस्टोरिकल है कि चीन की यह पॉलिसी है, क्योंकि कम्युनिज्म की वजह, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो कि चीन की विचारधारा से हैं, को बड़े इत्तेफाक रखते, इसलिए हो सकता है उनकी स्टेटमेंट इस तरह से हों। परंतु नेपाल हमारा एक मित्र राष्ट्र है और हमें अपने मित्र राष्ट्र के साथ कि हमेशा में हम भारत मदद करता है और हम अच्छे संबंध से चाहते हैं। मान लेते हैं, अब बात हम करते हैं फ्यूचर मूव ऑफ इंडिया ऑन दिस मैटर, भविष्यकालीन कदमों के लिए। मान लेते हैं अगर भारत के नेपाल से संबंध तनावपूर्ण बने रहते हैं और ऐसी परिस्थिति आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो भारत की कौन कौन से भविष्यकालीन कदम हो सकते हैं। पहली चीज़ तो हमें कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से इस मामले को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमें भारत को एक मित्र राष्ट्र, नेपाल भारत का पुराना मित्र राष्ट्र रहा है और समय समय पे भारत
का सहयोग करता रहा है। तो भारत को उसे समझाना चाहिए, उसे एग्री करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये हमारे सामरिक महत्व का है, इसमें वो हस्तक्षेप न करें। बहुत पूर्व में भारत के पूर्व फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने कहा था, यदि कोई मरने से डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो गोरखा बहुत ही बहादुर सैनिक हैं, भारतीय सेना में भी हैं और जब समय समय पर इन्होंने भारत के लिए अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की है। और हम भारतीय यही चाहेंगे कि हमारे नेपाल से संबंध हमेशा अच्छे बने रहें, ताकि हम अपने मित्र के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रख सकें। इसलिए हमें नेपाल से बातचीत करके उसे समझाना चाहिए और उसकी समस्याओं का निदान भी करना चाहिए। अगर अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति इसके बावजूद भी ये बन जाती कि नहीं, नेपाल हमारे विरोध में ही रहता है, तो भारत और कौन से कदम उठा सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो मैदानी सीमा है। आज नेपाल में जो भी सामान आता है वो आता है भारत के रास्ते। दुनिया का कहीं से भी कोई सामान आता है, कोई भी कार्गो या गुड्स आएगा तो इंडिया के रास्ते आएगा। पहले वो कोलकाता पोर्ट पे आएगा, कलकत्ता बंदरगाह आएगा, फिर वहाँ से वो मैदान के जरिए बाई ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बाई रोड ट्रांसपोर्ट वो नेपाल जाएगा। इसको उदाहरण लेकर समझते हैं। सपोज दैट दुनिया में से नेपाल को कोई सामान जाना है, अगर 10 रुपये का एक पेन नेपाल के लिए चलता है, नेपाल भेजना है, अगर वो भारत के रास्ते जाता है तो उसकी ट्रांसपोर्ट सहित कास्ट आएगी 12 रुपये। चूँकि मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से सुगम रास्ता है, यहाँ से पहुँचना आसान है। चूँकि भारत के दो ही पड़ोसी हैं, चाइना और इंडिया। चूँकि भारत से मैदानी क्षेत्र लगा हुआ है और चाइना से नेपाल जो सीमा साझा करता है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। अगर चीन के रास्ते वो सामान मंगाता है तो वो इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ होने की वजह से उसकी कास्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो 10 रुपये का सामान अप्रॉक्सीमेट 200, मोर देन 200 रुपये से ज़्यादा का पड़ेगा। यानी 10 रुपये का अगर हम कोई बिस्किट लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो इंडिया के रास्ते जाएगा तो 12 रुपये और चाइना के रास्ते आएगा तो 200 रुपये। 200 रुपये से अधिक की राशि खर्च करनी होगी, क्योंकि नेपाल के पास इतने संसाधन भी नहीं हैं। और चूँकि 2015 में जब मधेसियों पर भारत के मूल लोग जो कि नेपाल में बसे हैं, नेपाल में रहते हैं, जैसे मैंने बताया सुगौली की संधि में भारत के काफ़ी तराई क्षेत्र मिथिला के नेपाल को चले गए, जो रहते हैं उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुए, ऐसी मीडिया खबरें आई, ऐसे वहाँ से इंफॉर्मेशन आई। तब भारत ने अपनी सीमाओं को सीज किया था। तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि नेपाल में अगर कोई प्लेन भी आता था तो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर, नेपाल की गवर्नमेंट ने यहाँ तक स्टेटमेंट दे डाला कि नेपाल में अगर आप आते हैं तो वहाँ से आने जाने का अपना फ्यूल लेकर आइएगा, क्योंकि नेपाल के पास फ्यूल भी नहीं है। तो ये कदम हो सकता है कि नेपाल से अगर हमारी समस्या ज़्यादा जटिल हो जाएं तो हम ये भी कदम उठा सकते हैं। परंतु हमारा मित्र राष्ट्र है, हम चाहेंगे कि उससे हमारे संबंध बने रहें और अच्छे बने रहें। आज मैं समझता हूँ कि ये सब टॉपिक्स
आप लोगों को समझ में आया होगा और एक समाप्त हुआ। इस अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, और जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको दी जाएगी। एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं प्रेजेंट करूँगा। आई होप all of you have enjoyed this lecture. Best of luck for your preparation. Thanks very much.